हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत ही डिटेल में जाने से पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता क्या है। डिसइंफेक्शन में बोल रहा हूँ तो आप उससे क्या समझ रहे हैं, ठीक है। लेट जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। तो सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है कंप्लीटली, इंक्लूडिंग देयर स्पोर, ठीक है। कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया कुछ भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, या तो वो अपनी वेजिटेटिव फॉर्म में होगा या फिर वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो इन दो फॉर्म में रहता है, दोनों का रिमूवल अगर हो रहा है तो वो है आपका स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अगर सिर्फ पैथोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि जो वेजिटेटिव फॉर्म है उसका रिमूवल हो रहा है और स्पोर्स छूट जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, उनका रिमूवल नहीं हो रहा है, तो उस चीज को बोलेंगे हम डिसइंफेक्शन, ठीक है। और डिकंटामिनेशन या फिर समटाइम्स इसे सैनिटेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि टू मेक ऑब्जेक्ट सेफ टू हैंडल विदाउट प्रोटेक्टिव अटायर, ठीक है। इसको हम बेसिकली कल्चर वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते, बट हाँ, किसी ऑब्जेक्ट को हमें छूना है तो उसके लिए हम डिकंटामिनेशन कर सकते हैं या सैनिटेशन कर सकते हैं। और एंटीसेप्सिस गाइस पता होगा, जैसे कि एंटीसेप्टिक एक्शन रहता है, तो वो क्या होता है, बॉडी सरफेस, स्किन या कोई घाव है, जख्म है कोई, ठीक है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, उसे बोलते हैं एंटीसेप्सिस। तो क्लैरिटी आ गई पूरी। स्टेरिलाइजेशन इज बेस्ट। सबसे अच्छा कौन सा होता है, स्टेरिलाइजेशन। इसमें कंप्लीट रिमूवल होता है पैथोजन का, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि स्पोर्स बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के कौन से फेज में बनता है, ठीक है। तो कमेंट करिएगा आप इसका। तो अब आपको बेसिक टर्म्स पता चल गए हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेनली स्टेरिलाइजेशन के बारे में, क्या क्या मेथड्स होते हैं वो सब। तो इस चार्ट को देखिएगा इस, ठीक है। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं कि हम स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स होते हैं कुछ, यानी कि हीट, रेडिएशन, फिल्टरेशन। कुछ होता है केमिकल, जिसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, ये सब। और कुछ होती है गैसेस, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड। तो इस तरह के कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम ये स्टेरिलाइजेशन जो स्टेज है हमारी वो अचीव करते हैं, यानी कि किलिंग ऑफ पैथोजन इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, है ना, यानी कि कंप्लीट एलिमिनेशन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कैसे याद रखना है, जिस जिसका पॉसिबल होगा मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा। नाउ हीट स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं कि सबसे पहले जो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में है वो है हीट। हीट से हम मार सकते हैं किसी भी पैथोजन को, और इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, ठीक है। तो दो तरह की हीट होती है, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट में वेपर, स्टीम, वाटर बॉइलिंग, ये सब इन्वॉल्व होगा। ड्राई हीट में क्या होगा, वाटर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मॉइस्चर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ड्राई हीट। ड्राई हीट के एग्जाम्पल होते हैं फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन एंड इंसिनरेशन, ठीक है। अब एक एक चीज करके चीज समझिए। इनोक्यूलेटिंग लूप जब हम कल्चर लगाते हैं तो ऐसे करके स्टाइल करते हैं ब्लू वाले पार्ट से, बिकॉज वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्लेमिंग। उसके बाद होता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन हमने देखा होगा, ग्लास में रखे रहते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस तरह का। तो मेन ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इसका 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। अब इसे याद कैसे रखना है कि हर 10 डिग्री पे 50% हो जाएगा टाइम, समझ रहे हैं। 160 पे 2 आवर था, तो जैसे ही 10 डिग्री बढ़ा, ठीक है, तो टाइम हो गया 50%, 2 का 1 आवर हो गया, ठीक है। फिर देन प्लस हुआ 10 डिग्री, तो फिर क्या हुआ, 1 का 30 मिनट हो गया, फिर से 50% रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से आप हॉट एयर ओवन के टाइम याद रख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये न्यू चीज है थोड़ी, इंसिनरेशन। इसमें क्या है, हॉस्पिटल का जो भी मेजोरिटी ऑफ वेस्ट होता है, 80 to 90% वेस्ट, वो इसी में हम जाके बर्न करते हैं, है ना। इसका मतलब होता है इंसिनरेट करने का मतलब बर्न इनटू एशेस, राख में बदल देना। तो इसमें दो चैम्बर होते हैं, पहले वाले का टेम्परेचर कम होता है, दूसरे वाले का थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इस चीज में याद रखनी है। दिस इज अबाउट ड्राई हीट। नाउ सी बेसिक मैकेनिज्म क्या होती है, हीट कैसे पैथोजन को और उनके स्पोर्स को एलिमिनेट कर रही है, कैसे। पहली चीज है कोड से याद रखिए। कोड है आपका ड्राई हीट के लिए, और ये आपका 2 है मॉइस्ट हीट के लिए। कोड चैरिंग का मतलब क्या होता है, इट्स बेसिकली बर्निंग। जैसे मैं आपका स्किन बर्न करूं तो वहां पे ब्लैक हो जाएगा, जल जाएगा, है ना, कुछ वहां पे डिनेचर हो जाएगा ऊपर का सरफेस, तो वो सिंपल चैरिंग होती है। अंदर किसी भी तरह की हीट हो, चाहे मॉइस्ट हीट हो चाहे ड्राई हीट हो, या फिर आपके ऊपर भी जो हीट सनलाइट पड़ती है ना, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे
टॉक्सिन्स और वो फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं जो कि बॉडी को इंटरनली डैमेज करते हैं, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज निकलती है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाओ, बिकॉज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो किसी भी तरह की हीट ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है, बैक्टीरिया को भी, पैथोजेंस को भी, ठीक है। सिंपली हीट होगी तो प्रोटीन्स जो होंगे, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते होंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, अपने सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ई से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एलिमिनेशन। ये ड्राई हीट के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, तो जब प्लाज्मा कम हो जाएगा ड्राई हीट की वजह से, किसी के भी शरीर में प्लाज्मा जल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रिवर्सिबली क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, क्योंकि वाटर वॉल्यूम कम है, जो लिक्विड है कम है, तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसकी वजह से पूरा ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। दीज आर द वेज बाय विच हीट स्टेरिलाइजेशन वर्क। बेसिकली ये है आपका ड्राई हीट के लिए। और मोइस्ट हीट में क्या होता है, चायरिंग नहीं होती, बर्न नहीं कर रहे हैं हम उसे, है ना, इंटरनली स्टीम के थ्रू डैमेज कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज और प्रोटीन डीनेचर या कोगुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए, कोड में कोड पूरा है वो ड्राई हीट में इन्वॉल्व होगा, और ओडी है वो सिर्फ ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन या कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, है ना। तो इस तरह से कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होता है, ठीक है। तो ड्राई हीट का हमने डिस्कस कर लिया था, 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब मॉइस्ट हीट में क्या है, बहुत सारे पार्ट हैं। तो मॉइस्ट हीट होती है ना, जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज उसे कंसिडर्ड किया जाता है कि बेटर है ये स्टेरिलाइजेशन मेथड, बिकॉज उसमें छुपी हुई हीट रहती है। आप देखा होगा, आप पानी से जल जाओगे वो अलग लगेगा, बट आपके स्टीम अगर लग गई, जैसे कुकर पे खाना बना रहे, स्टीम लग गई तो वो ज्यादा जलता है, बिकॉज इट हैज हाई पेनेट्रेशन पावर एंड हाई लेटेंट हीट, हिडन हीट होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज से मॉइस्ट हीट बेहतर हो जाती है स्टेरिलाइजेशन में, ठीक है। तो इसके 3 फेस हम देखते हैं कि कैसे मॉइस्ट हीट करती है। पहला है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कुछ मेथड्स है जिनसे हम स्टेरिलाइजेशन अचीव कर सकते हैं, है ना। फिर है एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर है एक अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक एक करके हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट पहले हम नाम समझते हैं कि बिलो 100 डिग्री क्या हो रहा है। पास्चराइजेशन, मिल्क का जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो होता है पास्चराइजेशन, ठीक है। इंस्पेसेशन, यानी कि इंस्पेसेशन का मतलब होता है धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना किसी भी चीज का, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन फर्दर कि बेसिकली क्या मतलब हो रहा है इसका। तीसरा होता है वैक्सीन बात। तो ये तीनों है वो बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर काम करते हैं ना, 100 के नीचे। एट 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सिंपल 100। तो वाटर बॉइलिंग जो है वो आपका एट 100 डिग्री स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। और टेंडलाइजेशन भी सिमिलर होता है, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट फर्दर। नाउ अबव 100 डिग्री सेल्सियस में क्या है आपका, ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग हमने देखा होगा, और इसका टेम्परेचर और वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी बेसिक पता चल गया, 3 स्टेप में होगा, बिलो, अबव, ऑन, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक मैंने बताई थी वो थी पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन गाइस होता है मिल्क के लिए। इसमें क्या है, मिल्क को बॉईल करना होता है, ठीक है। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड जो है 3 होते हैं, वो होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड एंड यूएसटी मेथड। उससे कभी कभी हम अपोराइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो होल्डर मेथड में क्या है, 63-30 मिनट के लिए जो होता है होल्ड करता है, ये टेम्परेचर लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करता है। तो जहां पे 30 मिनट आए ना, तो समझ लो होल्ड कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। 63 आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पास्चराइजेशन का दूसरा मेथड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लैश मेथड। इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड भी बोलते हैं। देखिए 63 से 72 हो गया, यानी कि हाई टेम्परेचर पे हमें बॉईल करना है, प्लस शॉर्ट टाइम 20 सेकेंड्स ओनली के लिए बॉईल करना है, और फिर रैपिडली कूल करना है, कितने पे, 13 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ठंडा कर देना उसे, फिर उसे पैकिंग के लिए पैक कर देना है। इससे क्या है, मोस्ट इफेक्टिवली किल्स करता है ये कॉक्सियला बर्नेटी को, जो कि क्यू फीवर कॉज करता है। थर्ड मेथड है गाइस अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यानी कि अपोराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मतलब 72 का एकदम डबल कर दो, लगभग एक 134 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 3 सेकंड के लिए हम रखते हैं, शॉर्ट टाइम है ये भी, वेरी शॉर्ट टाइम, और रैपिड कूल करते हैं इसकी तरह ही। तो इफेक्टिवली कॉक्सियला बर्नेटी को ये वाला आपका जो मेथड है वो किल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं वो है इंस्पिसेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे हम साइड से पानी भर देते हैं, नीचे आपका पूरा पानी गर्म होता रहता है, ठीक है।
तो इसमें होता क्या है, और ये जो सरफेस है यहाँ पे ये आपकी वार्म रहती है पूरी, ठीक है, 85 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। हाँ, तो होता क्या है, हमारे जो एलजी मीडिया बनते हैं इस तरह से, है ना, ये बॉटल्स हैं एलजी मीडिया की, तो इसमें क्या रहता है, लिक्विड स्लांट पोजीशन पे हम इसे ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे स्लांट पोजीशन पे पूरा एलजी मीडिया हमारा रख देते हैं, ठीक है, और इस पे ऐसा ब्लैंकेट भी मिलता है साथ में, वो ऊपर से उड़ा देते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये हम 3 दिन में करते हैं, डे 1, डे 2, डे 3। 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, यानी कि बिलो 100 की हम बात कर रहे हैं तो 85 होगा, ठीक है, और 30 मिनट, आधा घंटा, मतलब 3 दिन आपका डेली रहेगा। तो इससे होता क्या है, फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन होता है, ठीक है। इंस्पेसिएशन का मतलब धीरे धीरे सॉलिडिफाई करना, तो फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन मतलब बेसिकली पहले कुछ हुआ, किल हो गए, आपके वेजिटेटिव फॉर्म्स किल हो गए, फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे, फिर थोड़े से स्पोर जर्मिनेट हुए, फिर वो किल हो गए, फिर थोड़े से स्पोर जर्मिनेट हुए, फिर किल हो गए, और मीडिया भी धीरे धीरे पूरा सॉलिडिफाई हो गया, इसलिए इसे बोला गया है फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन। फ्रैक्शंस में स्टेरिलाइजेशन हो रहा है ना, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेजॉरिटी ऑफ कल्चर मीडिया होते हैं वो ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन होते हैं, एक्सेप्ट लाउंस्टीन जेंसन मीडिया, यानी कि आप ये वाला देख रहे हैं एलजी मीडिया और लॉफलर्स सीरम स्लो, बिकॉज दे आर मोर हीट सेंसिटिव, ठीक है, वो हीट से बर्न हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इंस्पेसिएशन हम यूज करते हैं, इसमें एग भी होता है। नाउ बिलो 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो हमारा लास्ट है वो है आपका वैक्सीन बात, ठीक है, वैक्सीन जिसमें हम इनएक्टिवेट वगैरह करते हैं, वैक्सीन स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीन में कोई कंटामिनेशन है बैक्टीरियल, तो उस चीज को हटाने के लिए इसमें क्या है, 60-60 है, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 60 मिनट इज सफिशिएंट फॉर वैक्सीन स्टेरिलाइजेशन। तो ये है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के 3 हो गए, ठीक है। कौन से हुए, पहले तो पास्चराइजेशन हुआ, दूसरा हुआ इंस्पेसिएशन, और तीसरा हुआ वैक्सीन बात। नाउ बात करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन कौन सा मेथड होता है। पहला तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल करने लगता है, इससे सिंपल है, 15 मिनट बॉइलिंग पे 100 डिग्री सेल्सियस पे इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, बट समटाइम्स स्पोर में सर्वाइव, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोर बच जाते हैं, पैथोजेनिक या वेजिटेटिव फॉर्म तो किल हो जाती है, बट स्पोर्स जो होते हैं वो बॉइलिंग से बच जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उस चीज को हम टैकल करने के लिए एक न्यू मेथड लाए, जिसे हमने बोला इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन और टिंडलाइजेशन बोला। इसमें क्या है, स्पोर्स इफेक्टिवली किल होते हैं। इसमें क्या है, हम वही कर रहे हैं, टिंडलाइजेशन से टी याद रखो और यहाँ पे मिनट से रखो 20, तो T20 याद रखो, आप 3 दिन के लिए खेलेंगे, बट हम ये वाला T20 3 दिन के लिए हम खेलेंगे, टिंडलाइजेशन फॉर 20 मिनट फॉर 3 डेज, ठीक है। इसमें भी सेम हमें बॉइल करना है, बॉइल करने से क्या होगा, डे 1 पे सारे वेजिटेटिव फॉर्म मर जाएंगे, है ना, अब स्पोर फॉर्म बचे, वो सेकंड पे फिर जर्मिनेट हो जाएंगे थोड़े से नेक्स्ट डे पे, है ना, फिर उनको किल कर देंगे, फिर देन वो दोबारा से वेजिटेटिव फॉर्म जर्मिनेट हो जाएगी फ्रॉम द स्पोर्स थर्ड डे। तो इस तरह से 3 बार में हम पूरे सारे के सारे स्पोर्स और वेजिटेटिव फॉर्म्स किल कर देंगे। इसे बोला गया है इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन। सिमिलर है फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन का, बट क्योंकि दोनों को सेम नाम नहीं दे सकते इसलिए अलग अलग दिया है। तो these are the 2 methods for sterilization at 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ हमारी एक चीज आती है, वो होती है ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है हमारा वो रहता है मोस्ट कॉमन पैथोजेंस के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर पे, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। तो प्राइंस के लिए आपको जो याद रखना है वो रखना है 134 डिग्री सेल्सियस पे 30 psi प्रेशर पे और 60 मिनट से ज्यादा के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो आपका ऑटोक्लेव का इसमें मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। नाउ थर्ड मेथड होता है, जो अभी हमने क्या कर लिया डिस्कस, ड्राई हीट कर लिया, मॉइस्ट हीट कर लिया, अब बात करते हैं फिल्टरेशन की, ठीक है। फिल्टरेशन में होता है डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ये वाले ओल्डेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, एस्बेस्टॉस की शीट होती है, ये देख रहे हैं आप, ये शीट्स है ये बहुत सारी, इसलिए इसे डेप्थ भी बोला गया, पूरा मॉलिक्यूल यहाँ डेप्थ से होके गुजरेगा, ठीक है। तो कंटेन्स ग्लास और एस्बेस्टस शीट, ये कार्सिनोजेनिक होती है पहली बात, इसलिए इसे अब यूज करना बंद कर दिया। ये सीड्स फिल्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या है, अनग्लेज्ड पोर्सलेन होते हैं, यानी कि ग्लास पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ी सैंड वगैरह होती है, ठीक है। तो ये भी अब आउटडेटेड हो चुके हैं तो बंद कर दिए, बट सीज फिल्टर बंद क्यों किए थे, बिकॉज कार्सिनोजेनिक होता है ये एस्बेस्टस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डेप्थ फिल्टर, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल था सीड्स फिल्टर का।
ना मेम्ब्रेन फिल्टर चले हैं थोड़े से, अभी भी यूज हो रहे हैं काफी लैब्स में। तो मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या है, 0.45 माइक्रोन का नाइट्रोसोल्यूलोस मेम्ब्रेन होता है क्या है, इस तरह का फिल्टर पेपर की तरह रहता है, जिससे हम यहाँ पे बिछा देते हैं। ये क्या है, आपकी फिल्टरेशन असेंबली है। इसमें हम फॉस्फेट ओवर सलाइन वगैरह जब बनाते थे मॉलिक्यूलर ग्रेड लेवल के, यानी कि हमें सेल कल्चर में यूज करना है, कहीं इंपॉर्टेंट जगह यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या है ये लगा देते, ऊपर से हम ये डाल देते और नीचे से फिल्टर होके हमें इसमें मिलता था और इसे हम निकाल लेते थे फिर। ठीक है, इसे बोलते हैं फिल्टरेशन असेंबली। तो दिस इज अबाउट द मेम्ब्रेन फिल्टर। नाउ मोस्ट पॉपुलर इज एयर फिल्टर्स जो यूज होते हैं, हेपा फिल्टर्स हो गए, अल्फा फिल्टर्स हो गए, वो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में यूज होते हैं। ठीक है, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में जहां पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, है ना, कल्चर लगाना हो गया, सेंसिटिव चीज से डील करना, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर रहता है, यानी कि एयर जो है वो आपकी सक कर ली जाती है, यानी कि यहीं सर्कुलेट हो रही है, एयर आपकी सक कर ली जाती है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, हेपा फिल्टर और अल्फा फिल्टर। हेपा का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये 99.97% एक्यूरेसी के साथ रिमूव करता है पार्टिकल को जिनका साइज 0.2 to 3 माइक्रोन रहता है और इससे लार्जर के। ठीक है, नाउ अल्फा फिल्टर की खास बात यह है, ये अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर को फिल्टर कर सकता है, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो एक्यूरेटली 99.999 प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिमूव्ड बाय दिस अल्फा फिल्टर। तो माइक्रोन का साइज जो है इसमें लो है, देखिए 0.1 to 0.3, इसमें क्या है 0.32 अबव। ठीक है, तो इसलिए अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज कंसिडर्ड बेटर, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज दिस HEPA filter, most commonly used. ठीक है, अल्फा also used but it is slightly less used than HEPA filters. ओके, तो अभी तक हमने सीख लिया कि स्टरलाइजेशन के जो फिजिकल मेथड्स है उसमें हमने डील कर लिया है फिल्टरेशन से और जो हीट के मेथड से, है ना। अब बात करते हैं रेडिएशन के। तो रेडिएशन यानी कि जो आपके एक्सरे हो गए, गामा रे हो गए, यूवी लाइट हो गई, सनरेज, ये सब हो गए ना, तो ये सारे रेडिएशन में आते हैं। तो रेडिएशन में क्या है, ये भी आपके स्टरलाइजेशन के काम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यानी कि इंफ्रारेड रे, यूवी रे, जिनसे थोड़ी सी हीट प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और इनका ये वेवलेंथ रहता है 260 नैनोमीटर पे, मोस्ट लीथल होती है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट लीथल होती है। तो इससे क्या है, हॉट स्टरलाइजेशन भी बोल देते हैं कभी कभी, बिकॉज इसमें स्लाइट हीट जनरेट होता है। ठीक है, और इसमें स्पोर फॉर्म्स कभी कभी बच जाती है। ठीक है, तो स्पोर डोंट किल इन दिस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, बट आयनाइजिंग रेडिएशन की खास पावर होती है, वो स्पोरिसाइडल होते हैं, यानी कि स्पोर भी मर जाते हैं। हाई पेनिट्रेशन पावर होती है और डीएनए डैमेज करके जो बैक्टीरियल सेल है उनको किल कर देते हैं। ठीक है, इसमें आती है एक्सरेज और गामा रेज। ठीक है, तभी बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरे वगैरह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि डीएनए डैमेज हो जाता है, तो बच्चे के फैट सेल्स वगैरह या बच्चे पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इसे बोला जाता है कोल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसमें टेम्परेचर रेज नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहता है। तो अब बात करते हैं हम केमिकल स्टरलाइजेंट की, यानी कि केमिकल जो स्टरलाइजेशन होती है उसके बारे में। कुछ केमिकल्स यहाँ पे है जो मोस्ट पॉपुलरली यूज होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मलिन जिसे बोलते हैं, है ना, तो वो होता है डक रिंग, वूल स्टरलाइजेशन बोलते हैं डक रिंग। इसमें क्या है, बेसिलस एंथ्रासिस के जो स्पोर्स होते हैं उसको हम वूल से रिमूव करने का काम करते हैं फॉर्मलिन में सोक करके। ठीक है, दूसरा होता है ग्लूटारेल्डिहाइड, जिसे हम 2 to 2.5% को ऑल्सो नोन एज साइडेक्स भी बोलते हैं, ये भी यूज होता है। 1% हाइपोक्लोराइड ब्लड स्पिल्स के लिए होता क्या है, सेल्स में जाके हाइपोक्लोरस एसिड बना देता है, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है किसी भी सेल के लिए। ठीक है, नाउ अल्कोहल है 70% इथाइल अल्कोहल स्पिरिट, जिसे हम कभी कभी वेनिपंक्चर के टाइम यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो दीज 3 आर बेसिकली केमिकल स्टरलेंट, दिस इज एंटीसेप्सिस। हाँ, नाउ गैसेस की बात करें, इंपॉर्टेंट गैसेस 2 हैं, प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में यूज होती है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 आपको पता होना चाहिए गाइस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज करती है, बहुत ही टॉक्सिक होती है किसी भी काइंड की सेल के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे भी कोई भी फॉर्म्स हो वो पैथोजन की। ठीक है, 3% इथाइलिन ऑक्साइड इज ऑल्सो टॉक्सिक टू द सेल्स। ठीक है, तो ये दोनों भी स्टरलाइजेशन का काम करती है। सो नाउ हियर विद द फेवरेट पार्ट, जिससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा, ये सारे टेबल्स मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको
कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें बेसिक से मेरे साथ समझते चलिए कि क्या हो रहा है। फ्लेमिंग टेक्निक क्या थी, है ना। फ्लेमिंग टेक्निक इज ड्राई हीट, है ना, फ्लेम हो रहा है। तो इसका कंट्रोल क्या है, बेसिकली टिल रेड हॉट, जब तक कि लूप रेड हॉट ना हो जाए तब तक आपको स्टराइल करना है। जैसे कि इनोक्यूलेटिंग लूप के लिए होता है और एक टिप ऑफ फॉरसेप हम करते हैं। टेस्ट ट्यूब के माउथ में भी हम थोड़ा सा फ्लेम के साथ ले जाते हैं ताकि थोड़े से जो एयर वाले बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाए, ठीक है। तो आइटम टू बी स्टरलाइज याद रखना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई तो मैं बता दे रहा हूँ, और टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। हॉट एयर ओवन में मैंने बताया था तो कुछ कंट्रोल्स यूज होते हैं हमारे ना, ताकि हमें पता चल सके कि स्टरलाइजेशन हमारा अच्छा हुआ या खराब हुआ, ठीक है। तो उन कंट्रोल्स में आ गया ये बेसिलस सबटाइलिस और एट्रोफियस मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ना। तो इस तरह से आप सेट करके याद रख सकते हैं, सेट। हॉट एयर ओवन में आप स्टराइल क्या क्या कर सकते हैं। ग्लासवेयर तो सबने रखे ही देखे हैं, ग्लास सिरिंजेस, ग्लास से रिलेटेड चीजें आप स्टराइल कर सकते हैं हॉट एयर ओवन में, ठीक है। पेट्री डिश भी ग्लासेस की आती है, वो भी कर सकते हो। और क्या चीजें हो सकती है जो कि मॉइस्ट हीट से खराब हो जाए, जैसे कि लिक्विड पैराफिन, ठीक है। तो लिक्विड पैराफिन है, उसे अगर हम स्टराइल करने लग गए ऑटोक्लेव से, तो उसमें क्या पूरा स्टीम, पूरा पानी वानी हो जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा। ग्रीसी मटेरियल हो गया, वो पिघल के उसमें वाटर भी चला जाएगा, जैसे ऑयल में वाटर मिक्स कर दो, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो यूजलेस हो जाएगा वो ग्लब पाउडर, ठीक है। या तो कंप्लीटली ड्राई हो या वेट, वो हम हॉट एयर ओवन में कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्ट हीट या ऑटोक्लेव में बहुत सारा मॉइस्चर उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। जब पाउडर है ग्लब पाउडर तो वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगा जब मॉइस्चर उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिए चीजें। इंसिनरेशन का कंट्रोल बेसिकली हम बोल सकते हैं बर्न इनटू एशेस। सो गाइस, इंसिनरेशन का मैंने बताया था बर्न इनटू एशेस एज ए कंट्रोल। 85 to 90% जो आपका कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जो भी मेडिकल वेस्ट होता है, हॉस्पिटल का सारा कचरा जो होता है ना, इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड सब, इंक्लूडिंग ह्यूमन पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारा इंसिनरेशन से बर्न होता है। पास्चराइजेशन में मैंने क्या बताया था, फ्लैश मेथड होता है, वो कॉक्सियला को मारता है, तो मोस्ट हीट रेजिस्टेंट भी कॉक्सियला ही होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मिल्क प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करने के लिए होता है। इंस्पेसिएशन को मैंने बोला था फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन, क्योंकि फ्रैक्शन में स्टरलाइजेशन होता है और धीरे धीरे मीडिया सॉलिडिफाई होता है ना। 3 दिन का टाइम स्पेन होता है 85 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाउंसन जॉनसन मीडिया टीवी के लिए यूज होता है, प्लस लॉफलर सीरम स्लोप, ठीक है। वैक्सीन बात सिंपल है, 60-60 है इसमें, बैक्टीरियल इनएक्टिवेशन के लिए किसी भी वैक्सीन स्टरलाइजेशन में। फिल्टरेशन में मैंने बताया था इसका कंट्रोल क्या होता है, ब्रेवेंडिमोनास डिमिन्यूटा, ठीक है। अब इसे याद कैसे करना है, माइन्यूट पोर्स होते हैं फिल्टर्स के अंदर, माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, तो मिन्यूटा से माइन्यूट पोर्स को रिलेट कर सकते हो फिल्टरेशन से, ठीक है। ब्रेवेंडिमोनास डिमिन्यूटा, ठीक है। इसमें हीट लेबाइल सब्सटेंस जो कि हीट से सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, वैक्सीन्स, है ना, शुगर सॉल्यूशंस, सीरम, टॉक्सिन्स, ये सब जो है स्टरलाइज होंगे आपके फिल्टरेशन से, क्योंकि ये बिल्कुल भी हीट टॉलरेट नहीं कर सकते कभी कभी। ऑटोक्लेव के बारे में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना पड़ेगा, जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, ठीक है। ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट कंट्रोल बैक्टीरिया है। इसके स्पोर्स अगर मर गए दैट मीन्स आपका ऑटोक्लेव बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, एप्रॉन सूचर एक्सेप्ट कैटगट सूचर, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कल्चर एक्सेप्ट एलजे एंड एसएसएस बिकॉज वो इंस्पेसेशन से होता है, ठीक है। और स्प्यूटम सैंपल बिफोर डिस्कार्डिंग, ये आपके ऑटोक्लेव से स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन से क्या होता है, इसका कंट्रोल क्या है इस आयोनाइजिंग रेडिएशन से, तो बी प्यूमिलिस है। अब इसे कैसे याद रखना है, पी को बस आप ये ऐसे आर लगा दो, ठीक है। तो यहां से आर फॉर रेडिएशन, देन ये फॉर आर से फॉर प्यूमिलिस, है ना। अब बस ऐसा इमेजिन कर लो कि ये आर है, ठीक है। इसमें क्या क्या हम स्टरलाइज करेंगे, इसमें करेंगे हम कैटगट सूचर, जो कि ऑटोक्लेव से नहीं हो पाया क्योंकि हीट सेंसिटिव था। ग्राफ्ट्स हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, जैसे कि नकली किसी का पैर लगना है वो सब, फोलिस कैथेटर वगैरह, डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड पेट्री डिशेस जो आती है प्लास्टिक की बनी होती है ना, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव है, हीट में वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए वो आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम क्या कर सकते हैं, ओटी में जैसे देखा होगा यूवी लाइट दे देते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में आपका यूवी लाइट ऑन कर दो काम करने से पहले, ठीक है। तो वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। इसमें क्या है, हीट स्लाइटली टेम्परेचर वार्म हो जाता है, ठीक है। तो इसे हॉट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है।
और इसका ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये स्पोरिसाइडल नहीं होता है, कभी कभी इसमें स्पोर्स बच जाते हैं, ठीक है। और गाइस इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, जो भी कंट्रोल ऑर्गेनिज्म में बता रहा हूँ ना, इन सबके स्पोर्स यूज होते हैं मेनली, ठीक है। और ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो जिसमें स्पोर नहीं मरते, मतलब जिस टेक्निक में स्पोर्स किल नहीं होते, जैसे एंटीसेप्सिस हो गया, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया, तो उसमें हम इस तरह के कंट्रोल ऑर्गेनिज्म यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ 11 टेक्निक पे देख लो, अल्कोहल में, इसमें देखिएगा इसी एंटीसेप्सिस है बेसिकली, है ना। तो इसमें आइसोप्रोपाइल और स्पिरिट यूज होता है, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर या वेनिपंक्चर के टाइम जब हम क्लीन वगैरह करते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, एज अ फिक्सेटिव यूज होता है, फ्यूमिगेशन भी कभी कभी करा जाता है। तो डकरिंग मैंने बताया था, वूल का बैसिलस एंथ्रेसिस स्पोर्स को रिमूवल करने के लिए वूल से हम डकरिंग करते हैं, उस चीज को बोलते हैं। एम्बाल्मिंग होता है ह्यूमन बॉडी का प्रिजर्वेशन, जो कि कैडेवर हमने देखी होगी एनाटॉमी, अपनी जब पोस्टिंग लगी होगी कभी, तो कैडेवर देखा होगा, तो उसमें क्या है, जैसे हमारे खूनों में, हमारी रगों में क्या दौड़ रहा होता है, खून दौड़ रहा होता है ना, तो उनके जो वेन्स वगैरह होते हैं ना, उसमें हम फिक्सेटिव डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, फॉर्मेलिन डाल देते हैं, लिक्विड फॉर्मेलिन, ठीक है। तो उससे वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व्ड रहती है, जो हमारी कैडेवर रहती है, ठीक है। ह्यूमन ऑर्गन प्रिजर्वेशन ये देखा ही होगा फ्यूमिगेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूटारेल्डिहाइड 2 to 2.5% को साइटेक्स बोलते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट स्टरलाइज करते हैं, जितने भी स्कोप्स होते हैं ना, ब्रोंकोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, एंडोस्कोप, जो भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड स्कोप्स हैं मेनली उनको, ठीक है। फेनॉल में ये डेटॉल का कंपोजिशन याद कर लेना, कभी कभी पूछता है, क्लोरोजाइलेनॉल, ठीक है। हेलोजेंस हो गई तो बीटाडीन हो गया, जैसे पोविडोनाइडिन भी कहते हैं, ये सब एंटीसेप्टिक है। मेनली ये स्टरलाइजेशन नहीं करता है, बट सम फॉर्म ऑफ स्टरलाइजेशन इसे बोल सकते हैं, है ना। क्लोरीन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1% हाइपोक्लोरिक सॉल्यूशन ब्लड स्पिल होता है, तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन क्या है गाइस, मैंने बताया था प्लाज्मा स्टरलाइजेशन क्या है। तो प्लाज्मा स्टरलाइजेशन क्या है गाइस, इसमें H2O2 गैस होती है, वो हम यूज करते हैं, जो कि टॉक्सिक होती है किसी भी सेल के लिए। इसके लिए भी वही वाले कंट्रोल हम यूज करते हैं मेनली, बी एट्रोफियस एंड स्टेरोथर्मोफिलस, ठीक है। आर्थ्रोस्कोप यानी कि जो जॉइंट वगैरह से रिलेटेड जो देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है, आर्थ्रोस्कोप हम यूज करते हैं। आर्थ्रोस्कोप हम स्टरलाइज करते हैं इससे। बाकी ट्रेंडलाइजेशन मैंने बताया था, जिसे हम इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, ये आउटडेटेड है, बहुत कम यूज होता है इस तरह का। बेटर मेथड्स हमारे पास आ गए हैं, प्लांट सीड्स वगैरह या फ्यू एग कंटेनिंग मीडिया हम इससे स्टरलाइज कर सकते थे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।